हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर, यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं, जो कि 1 अंक के क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं। ठीक है, तो ये होने वाला है चैप्टर जो है हमारा चैप्टर होगा चैप्टर 1 होगा। ये क्लास 11th का, ठीक है, क्लास 11th का यहाँ पर जो है चैप्टर नंबर 1 है, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन आ जाता है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि उद्गम के स्रोत में से पहली बार एकत्रित किए गए आंकड़े कहलाते हैं। जो उद्गम की स्रोत से हम पहली बार आंकड़े एकत्र करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राथमिक आंकड़े कहते हैं, द्वितीय आंकड़े कहते हैं, तृतीय आंकड़े, यहाँ पर आंतरिक आंकड़े कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कि यहाँ पर उद्गम के स्रोत से यानी जो पहली बार यानी मूल रूप से जहाँ से यानी उद्गम होता है आंकड़ों का, वहीं से जब आंकड़े एकत्र किए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? तो आपको पता ही होगा कि प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, क्या है? जनसंख्या तथा राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित आंकड़े सरकार के लिए किस प्रकार के आंकड़े कहलाते हैं? तो यहाँ पर कह रहा है जनगणना तथा राष्ट्रीय आय की जनगणना, यानी राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित। तो यानी जनसंख्या और राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित जो आंकड़े होते हैं सरकार के लिए, जो है किस प्रकार के आंकड़े होते हैं? प्राथमिक आंकड़े होते हैं, द्वितीय आंकड़े होते हैं, आंतरिक आंकड़े होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही है कि अगर आंकड़ों का इस्तेमाल दूसरी बार किया जाए, यानी एकत्र करके, यानी एकत्र कोई और कर रहा है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि सरकार जो है यहाँ पर किस प्रकार के आंकड़े कहलाती है, सरकार के लिए कैसे होते हैं, कि यहाँ पर प्राथमिक आंकड़े होते हैं, या द्वितीय आंकड़े होते हैं, आंतरिक आंकड़े होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर जैसे कि हम दूसरे के लिए आंकड़े यानी एकत्र कोई और करता है और उनका इस्तेमाल कोई और करता है, तो आपको पता है ऐसे आंकड़े जो होते हैं वो द्वितीय आंकड़े कहलाते हैं। तो आंसर नंबर बी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से जो है कौन सी जो है द्वितीय आंकड़ों के संलग्न विधि है? द्वितीय आंकड़ों से संलग्न विधि है। ठीक है, यानी द्वितीय आंकड़ों से जुड़ी हुई है, संलग्न है। तो कौन सी है? प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि, प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि, या फिर प्रश्नावली के माध्यम से सूचना संग्रहण करना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है द्वितीयक आंकड़ों में से इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा, यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये जो है काफ़ी ये दिख नहीं रहा है, ये पीडीएफ जो है यहाँ पर कोई दिक्कत है तो इसलिए दिख नहीं रहा है, तो आपको मैं यहाँ पर बताते चल रहा हूँ क्या है। ठीक है, तो आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है अच्छी प्रश्नावली का गुण है? तो यानी प्रश्नावली विधि जो होती है उनका कौन सी अच्छी प्रश्नावली का गुण होता है? तो कठिनता होनी चाहिए प्रश्नावली में। ठीक है, उसके बाद प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए, या अनुचित क्रम होना चाहिए, या यहाँ पर अनुचित प्रश्न होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि एक प्रश्नावली बनाई जाती है। ठीक है, तो अच्छी प्रश्नावली अगर बनानी है, जैसे क्या होता है ना कि हमें किसी व्यक्ति से, जो व्यक्ति होता है ना सामने वाला व्यक्ति, अगर हमें इस व्यक्ति से, अगर मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, इस तरह से 2 व्यक्ति हैं और यहाँ पर सामने वाले व्यक्ति से कुछ बात पूछताछ करनी है, तो यहाँ पर एक प्रश्नों की एक सूची दी जाती है जिसमें ये व्यक्ति अपने बारे में वहाँ पर प्रश्नों के आधार पर जो है जो पूछा जाता है वो भर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर उस प्रश्न सूची में कौन कौन से यहाँ पर होने चाहिए, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए वो बताने। कठिनता होनी चाहिए, कठिन प्रश्न लिखने चाहिए, तो यहाँ पर आपको पता है कठिन प्रश्न नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद या फिर आपको क्या करना है, अनुचित गलत प्रश्न रखने हैं, या अनुचित यहाँ पर क्रम रखना है, या अनुचित यहाँ पर प्रश्न रखना है, गलत क्रम रखना है, गलत जो है क्वेश्चन रखने हैं। तो इनमें से आपको जो है प्रश्नों की संख्या कम रखनी है ताकि वो जो है आपको उत्तर दे, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं उत्तर भी नहीं देते। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जब 5 की। ये कह रहा है जब एक यानी अन्वेषण करनी जो है, यहाँ पर जो है इसमें कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आवश्यक सूचना एकत्र करते हैं, नहीं आवश्यक जो है अन्वेषणकर्ता जो होते हैं, यानी जो आंकड़े एकत्र कर रहे होते हैं, वो आवश्यक सूचना जब एकत्र करते हैं तो वह निम्नलिखित विधियों में से जो है किस विधि का प्रयोग करते हैं?
ठीक है। तो आपको ये बताना है किस विधि का वो प्रयोग करते हैं, जो अन्वेषणकर्ता होते हैं, जो आंकड़े एकत्र करते हैं, वो कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि का उपयोग करते हैं, या प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि करते हैं, डाक विधि या गणना विधि, यानी अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि का उपयोग करेंगे वो लोग। ठीक है, तो अब भी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हिमाचल जो है आकाशवाणी ने अपने जो है देखिए यहाँ पर ये पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है समझ में आ नहीं रहा है, कि दरों में जो है श्रोताओं की रुचि अरुचि जानने के लिए आंकड़े संलग्न करना चाहता है, तो कौन सी विधि उपयुक्त रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर किसी का नाम हो सकता है। यहाँ पर क्या है कि ये पूछ रहे हैं कि आंकड़े एकत्र करना चाह रहा है एक व्यक्ति, तो कौन सी विधि का यूज होगा। ठीक है, हिमाचल आकाशवाणी, तो यहाँ पर क्या, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि, डाक विधि या गणक विधि, तो गणक विधि का यूज होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, प्रश्नावली भरी जाती है, तो कैसे भरी जाती है प्रश्नावली, यहाँ पर अन्वेषणकर्ताओं द्वारा भरी जाती है, जनगणनाकार के द्वारा भरी जाती है, या सूचना देने वाले के द्वारा भरी जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो जनगणनाकार जो जनगणना करते हैं वही प्रश्नावली को भरते हैं, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जो है द्वितीयक आंकड़ों का एक स्रोत है। द्वितीयक आंकड़ों का स्रोत क्या है, सरकारी प्रकाशन द्वितीय आंकड़ों होते हैं, निजी प्रकाशन या भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट या उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा द्वितीयक आंकड़ों का एक स्रोत है, तो द्वितीयक आंकड़े हमें कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। तो सरकारी प्रकाशन होता है, तो वहाँ से हमें जो है द्वितीयक आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं, तो आपका आंसर नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्लास जो है 12th यहाँ पर क्लास 11th की जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 के जो है पूरे कर लिए हैं, यहाँ पर MCQ कंप्लीट कर लिए हैं। तो आगे आने वाली वीडियो में ऐसी ही MCQ की वीडियो लेकर आऊँगा, तो इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि इससे आपको जो है नोटिफिकेशन आती रहेगी, और आपको जो है वीडियो आपसे मिस नहीं होगी, आप समय पर देख पाएंगे। चलिए, वीडियो फिर मिलेंगे हम किसी ऐसी ही और वीडियो में।